हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली टोटल 4 स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूं, जिनमें से 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट में से हैं और 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है अभी राइट टाइम है उनको बाय करने का लॉन्ग टर्म के लिए। एंड उससे पहले थोड़ी मार्केट्स की भी बात करेंगे। इनफैक्ट मार्केट्स की बात करते समय ये डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है कि मार्केट्स में सर्वाइव कैसे करें। बेसिकली क्या होता है कि जितने भी यूट्यूबर्स को अभी मैंने रिसेंटली देखा है वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। उनको ऐसे लगता है, उनको देखने से ऐसा फील आता है कि उनसे कोई गलतियां हो ही नहीं सकती। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग सब वल्नरेबल हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो या कितना ही बड़ा इन्वेस्टर हो, एनालिस्ट हो, यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला जी भी हों। सबके सब वल्नरेबल हैं, सबसे गलतियाँ होती हैं, सब लॉस भी खाते हैं। ऐसा कोई इन्वेस्टर बन ही नहीं सकता जो बोल दे कि यार मैंने तो कभी लॉस खाया ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर भैया वो आई थिंक इन्वेस्टर ही नहीं है, या तो फिर वो भगवान है या टाइम ट्रैवल करता होगा मे बी। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक मार्केट सीखने के लिए आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कुको एफएम पे या वहाँ पे सुन ले जाके, बट अल्टीमेटली आपको स्टॉक मार्केट में उतरना पड़ेगा ही अगर स्टॉक मार्केट सीखना है तो, और गलतियाँ भी करनी पड़ेंगी। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गलतियाँ आप करें वो अपनी कंट्रोल में करें, उतनी गलतियाँ करें जिसका लॉस आप बेयर कर सको एंड स्टॉक मार्केट में सर्वाइव भी कर सको, क्योंकि गलतियाँ करके ही सीखेंगे। एंड धीरे धीरे गलतियाँ आप बेसिकली अपने आप को डेली इम्प्रूव करना है एंड ऐसा करना है कि धीरे धीरे गलतियाँ कम हो जाए एंड अपने प्रॉफिट्स बढ़ने लगे। जैसे जो मेरे चैनल को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे होंगे उन्होंने एटलीस्ट काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे जो कंटेंट की क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। बट ऑब्वियसली अभी बहुत दूर जाना है, और जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके ऑब्वियसली जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं, एडिटिंग के लिए अलग बंदा होता है। बट मैं जो है वो करता हूँ, वीडियो स्टार्ट होने के बाद एक ही टेक में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो उसी वजह से क्या होता है कि बीच बीच में थोड़ा अटकता भी हूँ, कई बार एनर्जी थोड़ी डाउन लगती है। बट अल्टीमेटली मेरा फोकस यही है कि कंटेंट बहुत अच्छा हो, जिससे आप लोगों को वैल्यू एडिशन हो। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा चैनल भी ग्रो होगा वैसे वैसे मैं भी आईटी एक्सपर्ट हायर कर लूँगा, क्रिएटिविटी बढ़ा दूंगा, एनर्जी एक्सपैंड कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी टेक्स में मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। तो चलिए इसी बात पे, एंड अगर आपको मेरी बात समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं वहाँ रेगुलरली अपडेट्स डालता रहता हूँ, जिससे काफ़ी आप लोगों की हेल्प हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो वही डेली की वही मार्केट्स की बातें हैं। एफआईआईज़ ने 2500 करोड़ की नेट में सेलिंग की है, डीआईआईज़ ने 1900 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो ओवरऑल ठीक था, बट फिर भी बिलो 1 था, तो कहीं ना कहीं ख़राब ही बोलेंगे। 0.73 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। निफ्टी 50.37% डाउन था, निफ्टी मिड कैप 100.48, निफ्टी स्मॉल कैप 100.3। बट इंडिया विक्स जो है 20 के आसपास है, तो वहाँ कंफर्टेबल लग रहा है। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है अभी, निफ्टी जो है 16,350 के आसपास बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं 1-2 दिन काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं ये देखने के लिए कि अब मार्केट यहाँ से अगर बाउंस बैक आना है तो यहाँ से आना चाहिए, वरना 16,100 तक निफ्टी गिर सकता है। उसके बाद आरबीआई रेट हाइक जो ऐसा एक्सपेक्टेड था 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक हुई है, वो ऑब्वियसली स्टॉक में या मार्केट में ऑलरेडी प्राइस इन था। लेकिन उस वजह से क्या हुआ था, एक बार पॉजिटिव मोमेंटम भी आया निफ्टी में, बट उसके बाद फिर से डे एंड होते निफ्टी वापस नेगेटिव में चला गया। उसके बाद इससे जो इम्पैक्ट आएगा मोस्टली ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर एंड टू एन एक्सटेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्योंकि वहाँ लोन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ईएमआईज़ बढ़ जाएंगी, तो वहाँ तो इम्पैक्ट आ सकता है। बट स्टिल देखना ये होगा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस एक्सटेंट तक इसको डील कर सकती है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इनकम्स बढ़ती हैं, तो मे बी जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को ट्रेड ऑफ कर दे। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। बट ओवरऑल में मे बी 1 वीक 2 वीक या फ्यू मंथ्स के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए मैं पर्सनली काफ़ी बुलिश हूँ फॉर द नेक्स्ट डिकेड। उसके बाद दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं। दीपक नाइट्राइट की बेसिकली जैसा आप सब जानते हैं ब्लास्ट हुआ था, एंड गुजरात में जो ब्लास्ट हुआ था वो अच्छा खासा बड़ा ब्लास्ट हुआ था, वीडियो देखा, सबने ही देखा होगा। तो अभी गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि फॉर द टाइम बिंग वो फैक्ट्री बंद रखी जाए, एंड उसके बाद ऑडिट करवाना पड़ेगा, एंड जो बिल्डिंग्स की स्टेबिलिटी वगैरह है वो चेक करनी पड़ेगी।
एंड उससे क्या होगा कि एक बार जब कंपनी वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर देती है सेफ्टी रिलेटेड, तो उसके बाद इंस्पेक्शन होगा एंड उसके बाद अगर डीम किया जाएगा कि प्लांट सेफ़ है, उसके बाद ही क्लोजर नोटिस जो है उसको विड्रॉ किया जाएगा। तो मे बी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है। तो लेट्स सी, अभी मैनेजमेंट की तरफ से कोई कमेंट आया नहीं है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट इसी वजह से स्टॉक भी शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रेशर में आ गया है। जैसे आप कैंडल स्टिक पैटर्न देख सकते हैं, लास्ट 4 डेज़ में ऑलमोस्ट एक फॉलिंग नाइफ सा बन गया है। अराउंड 10% से ज़्यादा गिर चुका है एंड वॉल्यूम्स के साथ गिर रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है एंड क्योंकि न्यूज़ बेसिस था तो टेक्निकल्स अभी उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रह रहे। बट स्टिल अगर देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एम पैटर्न बनाया है या डबल टॉप पैटर्न बनाया है लास्ट फ्यू डेज़ में, लास्ट फ्यू वीक्स में इनफैक्ट। तो ये कहीं ना कहीं बियरिश सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है एंड ये जो लेवल है ये अच्छा सपोर्ट लेवल है 1800 का। अगर इसको ब्रेक करके मे बी 2-3% अगर इसको डाउन और जाता है स्टॉक एंड सस्टेन करता है 2-3% डाउन, तो 1700 नेक्स्ट सपोर्ट है। एंड अगर जस्ट इन केस 1700 भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट 1550 के आसपास है। तो कल 1-2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दीपक नाइट्रेट को देखना कि किस तरह अगर बाउंस बैक आना है तो 1-2 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं तो स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रेशर में आ सकता है। जैसा आप सब जानते हैं मेरे पास भी अच्छी खासी क्वांटिटी है दीपक नाइट्राइट की, बट ऑब्वियसली जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को ये रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो ऑब्वियसली आप एफडी में इन्वेस्ट कर दो। अगर ये फर्म स्पेसिफिक रिस्क है तो क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो ऑब्वियसली रिस्क कम हो जाता है। इसी वजह से बोलते हैं चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, आप एक कंपनी में हद से ज़्यादा एलोकेशन देकर मत चलिए या वेटेज देके मत चलिए, क्योंकि कब क्या हो किसी को नहीं पता। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अब ऑब्वियसली दीपक नाइट्राइट की कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लास्ट हुआ तो उसकी वजह से स्टॉक प्रेशर में आ गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि रिस्क ये भी हो जाता है कि ऑब्वियसली जो फाइनेंशियल लॉसेस है वो टू एन एक्सटेंड इंश्योरेंस कवर कर लेगा एंड हल्का फुल्का जो लॉस होगा वो इतना मैटर नहीं कर रहा। बट दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एक तो गुडविल को इम्पैक्ट आया है, सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स हो गए हैं कि भैया वर्कर सेफ्टी है या नहीं, एंड सेकेंड ऑफ ऑल अगर कुछ भी ऑडिट में या कुछ भी अगर ऐसा निकल के आता है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई ना कोई लापरवाही हुई तो वहाँ काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में। तो दीपक नाइट्राइट अगर आप लोग होल्ड करते हैं तो इसको ट्रैक में रखिए एंड जस्ट इन केस आप लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं या न्यू एंट्री लेना चाहते हैं दीपक नाइट्राइट में, तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी मैं बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप लोग थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार देखिए इसको बेस बनाने दीजिए, उसके बाद आप एंट्री करने का सोचिएगा दीपक नाइट्राइट में। उसके बाद लोधा, जैसे मैंने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, इसको लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी। आज ही क्योंकि मैं रात भर काम करता हूँ तो सुबह 5 बजे सोया था तो सुबह 10 बजे उठा। उसके बाद जब मैंने देखा तो ऑलमोस्ट 3 या 4% अप चल रहा था, तो उसके बाद फिर आज दिन भर में मौका ही नहीं मिला। आई थिंक ऑलमोस्ट 5% ऊपर क्लोज हुआ है। तो लेट्स सी, अभी जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है उससे मे बी आज तो कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं, बट उससे अगर इम्पैक्ट होता है एंड कुछ 2-3% अगर डाउन जाता है तो मैं पर्सनली इसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगाने वाला हूँ, क्योंकि मैक्रोटेक डेवलपर्स या लोधा को लेकर मैं पर्सनली काफ़ी बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद एक और स्टॉक LIC ये ऑलमोस्ट फॉलिंग नाइफ बना हुआ है। आज भी ऑलमोस्ट 2% डाउन था। जैसे मैंने एक शॉर्ट बना के LIC अपने यूट्यूब चैनल पे डाला भी था कि भैया आप लोग चाहे IPO के नेक्स्ट डे ही कि आप लोग चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आई मीन ऑब्वियसली सबके सब लॉस में थे, या जस्ट इन केस ब्रेक इवन हो रहा है तो आप लोग एग्ज़िट कर लो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, वैल्यूएशन कोई बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सप्लाई की। इन काफ़ी लोग जो होते हैं कि लेते हैं कोई भी IPO लिस्टिंग डे गेन के लिए कि भैया लिस्टिंग डे के दिन गेन हो जाए तो भैया हम लोग निकल जाएंगे, बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जस्ट इन केस जैसे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे था लिस्टिंग डे के दिन, तो काफ़ी लोग इस उम्मीद में कि भैया नहीं आने वाले दिनों में LIC कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, बड़े बूढ़ों की कंपनी है, तो आने वाले दिनों में अच्छा राइज देखने को मिलेगा, तो अपने होल्ड करके चलते हैं। बट जैसा आप देख रहे हैं क्योंकि सप्लाई हद से ज़्यादा है, इस वजह से स्टॉक ऑलमोस्ट एक फॉलिंग नाइफ बना हुआ है। तो आप न्यू एंट्री के लिए तो मैं अभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा जब तक ये अपना बेस नहीं बनाता है। एंड स्टिल अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो जस्ट इन केस एक रिलीफ रैली आती है या थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिलता है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा आप लोग एक बार एग्जिट कर लो,
क्योंकि अभी ये कोई भी बेस नहीं बना पाया है, तो ऑलमोस्ट एक फॉलिंग नाइफ बना हुआ है। एंड यही एक इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है स्टॉक मार्केट में। आप स्टॉक मार्केट में अपने इमोशंस को साइड में रखिए। ये मत सोचिए कि यार कहीं ना कहीं क्या होता है, अनकॉन्शियसली अपने कोई भी स्टॉक होल्ड करते हैं तो अपने ये सोचते हैं यार, मन ही मन में ये आ जाता है, झूठी उम्मीद करने लगते हैं या भगवान पे भरोसा करने लगते हैं कि भैया ये स्टॉक तो आज नहीं तो कल बढ़ ही जाएगा। बट अल्टीमेटली आप रियलिस्टिक बनिए थोड़ा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है या एक ट्रिक है आप किसी भी स्टॉक के बारे में सोचने के लिए, आप ये मत सोचिए कि आप उसको होल्ड कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपका फ्रेंड होल्ड कर रहा है या कोई स्ट्रेंजर होल्ड कर रहा है, वो आपसे राय मांग रहा है कि इस स्टॉक का आने वाला फ्यूचर क्या है या क्या डिसीजन लेना चाहिए, एवरेजिंग करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो आप उसमें एकदम न्यूट्रल होकर सोचिए। उस वक्त जो आपको लॉजिकली जो सेंस बनता है वो डिसीजन लीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप होल्ड कर रहे हैं तो मैं होल्ड करके रखूँगा, लॉस बुक नहीं करूँगा। स्टॉक मार्केट में लॉस बुक करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, ये कंपनी पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। मैं इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टेड हूँ। स्मॉल कैप है, वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी हाई है, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो पेग रेशियो 0.21 का है, तो वो काफ़ी सही हो जाता है। एंड अभी ये लास्ट फ्यू डेज से धीरे धीरे राइज कर रहा है। बट ऑलमोस्ट अगर लास्ट फ्यू मंथ्स देखेंगे तो ये 600 लेवल के आसपास ही घूम रहा है। बट स्टिल एंड प्रोमोटर होल्डिंग भी काफ़ी हाई है, DIA होल्डिंग भी ऑलमोस्ट 14% है। तो ये शेयर काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसके बाद जितना भी ये ब्रोकरेज हाउसेस हैं, ICICI डायरेक्ट ने 735 का टारगेट दिया है, MK ग्लोबल ने 820 का टारगेट दिया है, SDFC सिक्योरिटीज़ ने 932 का टारगेट दिया है। तो SDFC सिक्योरिटीज़ तो ऑब्वियसली इसमें मोर देन 50% का टारगेट एक्सपेक्ट कर रही है, मोर देन 50% का राइज एक्सपेक्ट कर रही है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। तो ऑब्वियसली जब सब के सब ब्रोकर हाउसेस अगर रिकमेंड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये तसल्ली मिलती है कि ये स्टॉक अच्छा है एंड आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड अभी रिसेंट में कल ही अदानी जी ने अदानी ग्रुप ने ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट अवार्ड किया है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग को, बेसिकली सब कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है गंगा एक्सप्रेसवे के लिए। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड जैसा आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ये साइकिल में मूव कर रहा है, अप डाउन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स। बट स्टिल अभी मुझे जैसा मैं इसका स्टॉक प्राइस ट्रैक कर रहा हूँ लास्ट फ्यू डेज से, मुझे ऐसा लग रहा है ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये। कभी भी 5 to 10% मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, 5 to 10% की रैली इस स्टॉक में। एंड 610 ईजिली क्रॉस हो जाएगा तब। बट स्टिल आप लोग ऑब्वियसली अपनी एनालिसिस खुद करिए। मेरे बोलने पे या किसी के भी बोलने पे कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका पैसा खोता है तो। लास्ट में ऑब्वियसली बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं था ये। आप लोग प्लीज़ अपनी एनालिसिस खुद करिए एंड या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए किसी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। चलिए इसी बात पे थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।